हमेशा की तरह एक संवाद करते हैं आज आपसे। सोचिए बकरीद पर केरल में छूट ना मिलती, बकरीद पर केरल में छूट ना दी जाती तो शायद आज देश में कोरोना के आधे मामले होते। जी हां, संक्रमण से ज्यादा तुष्टीकरण पर ध्यान ना दिया जाता तो आज देश की संक्रमण दर और नीचे होती, एवरेज पॉजिटिविटी रेट और नीचे होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और केरल ने तमाम आलोचनाओं के बावजूद बकरीद पर छूट दी, जिसकी कीमत आज सिर्फ केरल नहीं पूरा देश चुका रहा है। इसलिए देशहित में आज ये चर्चा बहुत जरूरी थी है कि क्या कोरोना का केरल वाला सुपर स्प्रेडर मॉडल अब पूरे देश के लिए सिरदर्द तो नहीं बन गया है। केरल में जिस हिसाब से, समझिएगा इसको, केरल में जिस हिसाब से कोरोना का संक्रमण बढ़ा है उससे देश पर अब खतरा बढ़ गया है। पूरे देश में कोरोना के जितने नए मरीज हैं ना 24 घंटे में, उसमें से आधे अकेले केरल से हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि अगर बकरीद पर छूट नहीं दी जाती तो मामले आधे होते, केसेस आधे हो सकते थे, लेकिन यहां तो संक्रमण से ज्यादा तुष्टीकरण की पड़ी थी, वोट की चिंता थी। केरल को यह चिंता थी ही नहीं शायद। अब तो पूरे भारत पर खतरा दिख रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय चिंतित है, सरकार चिंतित है, सुप्रीम कोर्ट चिंतित था, आईएमए चिंतित था, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन चिंतित था, आप लोग चिंतित थे, हम लोग चिंतित थे। दिल्ली से 3 से 4 सदस्यों की टीम केरल जाने वाली है। और ये सब क्यों करना पड़ रहा है ये समझिए, क्योंकि केरल की सरकार ने 25 से 30% वोट के लिए हिंदुस्तान की 140 करोड़ की आबादी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया थर्ड वेव का। इसलिए हम कह रहे हैं तीसरी लहर क्या केरल से कहर, मतलब 27% वोट के लिए 50% कोरोना बढ़ा दिया। भरोसा ना हो तो इन आंकड़ों को ध्यान से देखिए, नोट करिए, पता होनी चाहिए आपको। 26 जुलाई को भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या 39,361 थी, 39,361। इसमें केरल का जो योगदान था वो था 11,586, 30% के आसपास, मतलब 40 में से 10 के आसपास समझ लीजिए, 30% के आसपास। लेकिन 25 से 30, लेकिन 27 जुलाई को जो आंकड़े आए उसमें भारत में जो कोरोना मरीजों की संख्या 43,654 हुई, उसमें केरल में यह संख्या तकरीबन दोगुनी बढ़ गई। 22,129 मामले सिर्फ और सिर्फ केरल से, 22,000 से ज्यादा मामले। ये 50 दिनों में किसी भी राज्य ने सबसे ज्यादा केसेस है पिछले 50 दिनों में। पूरे भारत में 43,000 से ज्यादा मामले, केरल में अकेले आधे से ज्यादा मामले, 22,000। क्या हुआ? तुष्टीकरण की इतनी कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना देश को, या फर्जी सेकुलरिज्म की इतनी कीमत तो चुकानी पड़ेगी देश को। लेकिन ये बेहद चिंताजनक हालात है। केरल में कोरोना के केसेस में इतनी भयानक बढ़ोतरी कैसे हुई है? सोचिए वो केरल जिसकी तारीफ होती थी, कोरोना कंट्रोल का केरल मॉडल चर्चा में था। जी हां, अब से कुछ समय पहले तारीफें होती थी कि केरल ने कोरोना पर कंट्रोल किया, दूसरे राज्यों को सीखना चाहिए। केरल मॉडल की तारीफ, केरल के कदम की तारीफ होती थी। वैक्सीन के किफायती इस्तेमाल पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्होंने भी तारीफ कर दी थी। आखिर उस जागरूक केरल का यह हाल कैसे हो गया? आज वही केरल देश के लिए कोरोना संकट का न्योता बांटता क्यों दिख रहा है? पहली लहर और दूसरी लहर के बीच केरल में ऐसा क्या हो गया कि अब कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया? वजह है तुष्टीकरण। जी हां, तुष्टीकरण की बीमारी पूरे केरल नहीं देश पर भारी पड़ रही है। जिस खतरे का अंदेशा जी न्यूज ने पहले जताया था, हमने कहा था कि मत करिए, ये छूट जानलेवा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने, आईएमए ने, सरकार ने, पूरे देश ने चेताया था। वो खतरा अब सामने आ गया। वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण की नीति पर जो फैसला बकरीद से पहले लिया गया था, बकरीद पर सोशल गैदरिंग का जो बंपर ऑफर दिया गया था ना, मतलब बकरीद पर कोरोना की शॉपिंग का मौका जो दिया गया, उसने केरल में कोरोना विस्फोट कराया। लॉकडाउन में छूट का कोरोना ने जमकर फायदा उठाया, कोरोना ने जमकर फायदा उठाया और रिटर्न गिफ्ट में आज कोरोना बम फटा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि अगर केस बढ़े तो हम कार्रवाई करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो ऐसे में इन सवालों पर आपको भी स्वतः संज्ञान लेने का मौका मिल गया है। 19 जुलाई 9,931, 20 जुलाई 16,848, 21 जुलाई 17,481, 22 जुलाई 12,818, 23 जुलाई 17,518, 24 जुलाई 18,531, 25 जुलाई 17,466, 26 जुलाई
11,586, 27 जुलाई 22,129। केरल में कोरोना के ये आंकड़े डराने लगे हैं। संक्रमण केरल में बेकाबू हो रहा है, दहशत पूरे भारत में फैल रही है। कहीं केरल से ही कोरोना की तीसरी लहर ना शुरू हो जाए। सरकार अलर्ट मोड पर है। केरल भेजने के लिए टीम तैयार हो रही है। कोरोना की पहली लहर के दौरान कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों की अनदेखी की थी, लिहाजा संक्रमण को नियंत्रित करना चुनौती बन गया था और केंद्र को अपनी टीमों को तैनात करना पड़ा था। अब कोविड की सेकेंड वेव के दौरान केरल को भी कोविड प्रोटोकॉल में ढील देना भारी पड़ रहा है। यही वजह है कि केंद्र सरकार की तरफ से अब एक्सपर्ट्स केरल भेजे जा रहे हैं। आज केरल के हालात देश के लिए चिंताजनक है। देश भर के आधे मरीज अकेले केरल में मिल रहे हैं। ऐसे हालात क्यों हो गए? अब चर्चा यह है कि कोरोना से लड़ने में जिस केरल मॉडल की तारीफ हो रही थी, उस केरल में ऐसा क्या हो गया कि कोरोना अब आउट ऑफ कंट्रोल है। बीजेपी का आरोप है कि केरल सरकार ने 27% वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण का फैसला लिया। केरल के बाजार खोले और अब कोरोना संक्रमण दोगुनी तेजी से बढ़ रहा है। बकरा ईद के समय जो रिलैक्सेशन 3 दिन का केरल सरकार ने दिया, नतीजा 22,000 केस आज केरल के अंदर आए हैं। नतीजा आज केरल एक दूसरे वेव की ओर बढ़ रहा है। केरल के सरकार कोविड के मसले पे पॉलिटिक्स ना करें, वोट बैंक की राजनीति ना करें। ये एक गवर्नेंस फेलियर है और ये गवर्नेंस फेलियर ना ही केरल के लिए रिस्क है, पूरे देश के लिए बड़ा रिस्क है। केरल की सरकार पर आज ये आरोप इसीलिए लग रहे हैं क्योंकि केरल सरकार ने सबकी चेतावनी और सलाह को नजरअंदाज करके बकरीद पर बाजार खोले थे। अब इसका अंजाम पूरे भारत को भुगतना पड़ सकता है। ईद के बारे में भी हमने वो टाइम गवर्नमेंट को चेतावनी दी थी कि इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए, लेकिन वो उन्होंने उनका डिसीजन ले लिया है स्टेट ने। अभी देखेंगे कैसा उसका इफेक्ट आता है ऑल ओवर इंडिया केसेस के बारे में। तब केरल सरकार ने डॉक्टरों और विशेषज्ञों की सलाह को ही नजरअंदाज नहीं किया था, देश के प्रधानमंत्री की अपील को भी नजरअंदाज कर दिया था। बहुत जरूरी है कि जिन राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं उन्हें प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हुए तीसरी लहर की किसी भी आशंका को रोकना होगा। प्रधानमंत्री अपील करते रह गए, लेकिन केरल सरकार ने अनसुना कर दिया। बकरीद पर बाजार खोल दिए। 18 से 20 जुलाई तक जब सुप्रीम कोर्ट यूपी की संभावित कांवड़ यात्रा पर स्वतः संज्ञान लेकर चिंतित था, तब केरल के बाजारों में भीड़ उमड़ रही थी। मामला तब सुप्रीम कोर्ट में भी उठा था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अब ये केरल और देश के दूसरे हिस्से के लोगों को तय करना है कि बकरीद की छुट्टी के बाद जो हालात पैदा हो रहे हैं वो उनके जीवन के लिए संकट या खतरा पैदा कर रहे हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अब भारत के दूसरे हिस्से के लोग भी सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि बकरीद की छुट्टी के बाद कोई अनहोनी घटना होती है तो देश का कोई भी नागरिक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। एक फायदा हुआ है केरल में, जो केसेस बढ़े, एक फायदा हुआ, कम से कम ये पता लग गया कि कोरोना से कैसे बिल्कुल भी नहीं निपटना है। केरल से कैसे, मतलब कोरोना से कैसे बिल्कुल भी नहीं लड़ना है, ये सिखा दिया केरल मॉडल ने। आपको लग रहा होगा कि भाई बकरीद पर छूट की वजह से केरल में कोरोना संक्रमण के बढ़ने का कोई ताल्लुक नहीं है, तो आपको एक और आंकड़ा देखना चाहिए। अब ये आंकड़ा देखिए कि एक आंकड़ा 19 जुलाई का, जब केरल में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 9,931 था, ये बकरीद से पहले का आंकड़ा, और बकरीद छूट के बाद 27 जुलाई का संक्रमण का आंकड़ा पहुंच गया 22,129, मतलब संक्रमण में 223% की बढ़ोतरी हुई। एक और फिगर देखिए, ये बकरीद से पहले और बाद में कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़े हैं। 19 जुलाई को केरल में कोरोना के संक्रमण से 58 लोगों की जान गई थी, लेकिन 3 दिन की बकरीद छूट के बाद हालात ये हो गए कि 27 जुलाई को कोरोना से 156 लोगों की मौत हुई है। 58 से 156, मतलब मौत के आंकड़ों में भी 170% की बढ़ोतरी। जानलेवा तुष्टीकरण। काश केरल सरकार इन लोगों की जान बचा पाती, बकरीद पर बाजार खोलने का तुष्टीकरण मोह छोड़ पाती। अब आपको एक और खबर के बारे में सोचना जरूरी है, क्योंकि देश के खिलाफ काम कर रही ताकतें अब खुलेआम भारत के विखंडन की साजिशें रच रही है। इस कथित किसान आंदोलन को लेकर भी ऐसे खुलासे सामने आ रहे हैं। 15 अगस्त को फिर से 26 जनवरी वाली हिंसा का रिपीट टेलीकास्ट करने की साजिशें शुरू हो चुकी हैं। जी हां, 15 अगस्त के नजदीक आते ही विदेश में बैठा खालिस्तानी आतंकवादी भारत के टुकड़े टुकड़े का प्लान तैयार कर रहा है।
ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं ना, ये पन्नू को आप देखिए, ये प्रतिबंधित खालिस्तानी आतंकी संगठन के साथ जुड़ा हुआ है, इसका नाम पन्नू है और इसने एक पोस्टर जारी किया है। ये खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने किसानों के नाम जारी किया है। 26 जनवरी को लाल किले पर जो कुछ हुआ उसके बाद इस आतंकी का इसका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है। वो भारत के किसानों के नाम खुली चिट्ठी लिख रहा है। उसका भरोसा है कि जैसे 26 जनवरी को उसने जो चाहा वो हुआ, अब वो 15 अगस्त को जो चाह रहा है वो होगा, क्योंकि ट्रैक्टर मार्च की धमकी दे दी गई है। मतलब तिरंगा जो भारत की शान है उसका विरोध करने को ये कह रहा है। तिरंगे के आगे ट्रैक्टर टेरर फैलाने का प्लान बना रहा है। ये भारत को 5 टुकड़ों में बांटने का ब्लूप्रिंट रख रहा है। आप हैरान हो सकते हैं कि विदेश में बैठा एक आतंकवादी, इतनी हिम्मत इसके अंदर कहां से आती है, इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है कि वो पंजाब के किसान आंदोलन को भारत विरोधी टूल बनाने का दुस्साहस करता है। उसका भरोसा है कि जो कहूंगा ये लोग मानेंगे। दरअसल उसके पीछे भी कई कारण हैं। आतंकी का इतना दुस्साहस क्यों? कारण ये कि जब कृषि कानूनों को लेकर प्रदर्शन होते हैं ना, तो फिर खालिस्तानी आतंकवादी भिंडरावाले के पोस्टर नजर आते हैं। तो इसको लगता है, फिर ये लोग कहते हैं कि इंदिरा ठोक दी, किसान आंदोलन के नाम पर इंदिरा ठोक दी जैसे बयान आते हैं। किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होती। किसान आंदोलन के नाम पर लाल किले में दंगा होता है, उपद्रव होता है। तिरंगे के अलावा कोई और झंडा, वहां पर धार्मिक झंडा लहराया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। खालिस्तानी मास्टरमाइंड को सजा नहीं मिलती। खालिस्तानी आतंकी का विरोध करने पर किसानों के ऊपर जानलेवा हमला हो जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। तो फिर इसको भरोसा होता है कि मैं जो कहूंगा वो तो होगा। 26 जनवरी को हुआ, 15 अगस्त को भी होगा। जब देश में बैठा खालिस्तानी आतंकवादी ये देखता है कि उसका दुस्साहस बढ़ता है। वो जब देखता है कि उसका विरोध करने पर पंजाब के एक बुजुर्ग किसान की हत्या की कोशिश होने लगती है, तो उसका दुस्साहस बढ़ता है और फिर वो पोस्टर जारी करके भारत को 5 टुकड़ों में बांटने का मंसूबा पाल बैठता है। लेकिन देश के किसान क्या कहते हैं? आज हम ये देशहित में सिर्फ ये सवाल पूछ रहे हैं कि खालिस्तानी आतंकी पन्नू का प्लान मानेंगे किसान? क्या 15 अगस्त को लाल किले पर ट्रैक्टर टेरर की कहानी दोहराने की साजिश हो रही है? क्या आजादी के उत्सव में आतंकवादी हरकतों की प्लानिंग हो रही है? क्या किसानों के प्रदर्शन की आड़ में खालिस्तानी भारत में उपद्रव करने वाले हैं? क्या किसान नाम के कंधे का इस्तेमाल देश विरोधी हरकतों के लिए हो रहा है? ये सारे सवाल खालिस्तानी आतंकी और एसएफजे के सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू के इस प्रोपेगेंडा मैसेज के बाद खड़े हुए हैं। जी मीडिया संवाददाता ने सीधे उन्हीं किसानों से यह सवाल पूछा कि पन्नू जैसे आतंकियों के मंसूबों को वो कैसे जवाब देंगे। एसएफजे ने आज जितने भी अलग किसान हैं उनसे आह्वान करा है कि 15 अगस्त को जिस समय प्रधानमंत्री झंडा फहराए, आप वहाँ पे ट्रैक्टर ले जाइए, प्रधानमंत्री को आप रोकिए झंडा फहराने से। उस पर एक बार आप और बता दें। ये जो उनका कहना है कि देश में आग लगा दो, अलग अलग ये कर दो, भाई हम इंडिया के ही हैं और इंडिया में रहना है, यहाँ कोई अलग वाली बात नहीं है। आंदोलन जब चलता है इस तरह के लफंदर ये कोई एक आदमी अपील करने वाला कौन होता है? मैं उनको जानता नहीं, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। हमारा तो किसानी देश है, हमारा प्रधानमंत्री हमारा है। विदेशों से कोई भी कुछ कहे उसके लिए हमें नहीं बोलना। हम लोग उसमें प्रधानमंत्री जी जो झंडा फहराते, जो आज तक परंपरा है जब से देश आज़ाद हुआ है, तो वो वैसे ही चलेगा जैसे आगे चलता रहा, उसमें हम लोग कोई डिस्टर्बेंस नहीं। और ये जो ऐसे तत्व हैं पन्नून जैसे, जो लगातार भड़काने की कोशिश करते हैं, आंदोलन को अपना बनाते हैं, अपना बताते हैं, उस पर क्या? उसका हम लोग खंडन करते हैं, हम लोग उसके साथ नहीं हैं। सवाल है कि जब भारत के किसानों को विदेशी आतंकियों की साजिशों से कुछ मतलब नहीं, तो वो पन्नू वही बातें क्यों कहता है जो भारत में कथित किसान नेता कहते हैं? 15 अगस्त को ट्रैक्टर टेरर फैलाने का मंसूबा पन्नू पाले हुए है, तो किसान नेता टिकैत भी लखनऊ को दिल्ली बनाने की हसरत जाहिर करते हैं। लखनऊ को भी दिल्ली बनाया जाएगा। लखनऊ के भी चारों तरफ के रास्ते जैसे दिल्ली में सील हैं, ऐसे ही सील होंगे। उसकी भी तैयारी हम पूर्ण रूप से यहाँ पे करेंगे। यहाँ तक कि टिकैत ने तो 15 अगस्त को दिल्ली में हजारों ट्रैक्टर बुलाने का ऐलान भी कर रखा है। किसान यहाँ पे आए हुए हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे और अगला जो जत्था यहाँ पे आएगा ट्रैक्टरों से, वो मुरादाबाद, अमरोहा, हापुड़ के लोग आएंगे। वे 14 तारीख को यहाँ पे आ जाएंगे और 15 तारीख में
15 अगस्त में वे भी तो झंडा फहराएंगे यहीं। अब देखना होगा कि भारत में कृषि कानूनों के नाम पर आंदोलन चला रहे कथित नेता 15 अगस्त के आजादी पर्व की पवित्रता बनाए रखते हैं या 26 जनवरी की तरह देश की गरिमा और शान के खिलाफ खालिस्तानियों का टूल बनकर रह जाते हैं। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, आप देश हित में बात करते हैं संसद के पर्चा फाड़ सत्र की, जिसमें सब कुछ हो रहा है लेकिन विपक्ष के हंगामे की वजह से बस काम ही नहीं हो पा रहा है। काम के अलावा सब कुछ हो रहा है। काम आज फिर से विपक्षी पार्टियों के आचरण से संसदीय परंपराएं शर्मसार हुई। स्पीकर के मुंह पर विपक्षी सांसदों ने कागज फाड़कर उड़ा दिए। तस्वीर आपके सामने। शोर शराबा होता रहा। संसद के बाहर विपक्षी पार्टियां पेगासस के मुद्दे पर एकजुटता दिखाने की कोशिश करती रहीं। सरकार की तरफ से कहा गया कि विपक्षी पार्टियां चर्चा नहीं, सिर्फ संसद की कार्रवाई को बाधित करना चाहती हैं। इस बीच संसद में क्या हो रहा है, जनता सब देख रही है और सोच रही है कि उसका हित संसद में पर्चा फाड़ने से होगा या मुद्दों पर चर्चा से। लोकसभा में स्पीकर के मुंह पर पर्चे उड़ाए जा रहे हैं। इसमें भी मैं कहना चाहता हूं, विपक्षी पार्टियां हूटिंग और नारेबाजी कर रही हैं। संसद में काम नहीं, सिर्फ शोर शराबा चल रहा है। और ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ पेगासस के नाम पर। विपक्षी दलों ने संसदीय परंपराओं को श्रद्धांजलि दे दी और सारा देश इन तस्वीरों को देखकर शर्मिंदा होता रहा। मर्यादाओं को तोड़ने का काम आज जो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कभी स्पीकर महोदय पर कागज फेंकना, कभी मंत्रीगण के ऊपर कागज फेंकना, कभी तख्ती आगे लेकर आना, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को शर्मसार करने की घटनाएं हैं। पेगासस जासूसी मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की। कांग्रेस समेत 14 दलों के नेताओं ने सदन के बाहर मीटिंग की और सरकार को घेरने की योजना बनाई। कहा गया इस बार सारा विपक्ष एकजुट है, लेकिन इस मीटिंग में भी तृणमूल कांग्रेस और बीएसपी नहीं पहुंची। खैर, मीटिंग खत्म हुई। सभी दलों के साथ राहुल गांधी सामने नजर आए और सरकार से सवाल पूछे। नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक आत्मा पर चोट मारी है और इसीलिए हम पेगासस पे डिस्कशन होने से पहले हम कहीं नहीं जाएंगे। राहुल जी, हथियार डाल दिया गया है आपके फोन में, तो आप इतने दिन तक बैठे क्यों हुए? आप हथियार निकालने के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट गए? आप पुलिस थाने में जाके हथियार निकालने के लिए एफआईआर किया आपने, ताकि पार्लियामेंट स्टॉल हो जाए? यही इनका हथियार है। एक तरफ 14 दलों की मीटिंग में ममता और बीएसपी नहीं थी, तो 6 दलों ने पेगासस जांच के लिए राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी, तो उससे कांग्रेस गायब थी। यानी विपक्षी एकजुटता की बात भी जमीन पर नहीं दिख रही। इस बीच ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की भी मुलाकात हुई। मुलाकात पर ममता ने कहा, पेगासस और कोरोना के साथ साथ विपक्षी एकजुटता पर बात हुई है, लेकिन विपक्षी एकता का असली मकसद भी बता दिया। देखिए, बीजेपी को हराने के लिए सबको एक होना जरूरी है। यानी पेगासस के नाम पर संसद की कार्यवाही को रोकने के पीछे सिर्फ और सिर्फ सियासत है, क्योंकि अगर चर्चा करनी होती तो विपक्ष संसद की कार्यवाही तो नहीं रोकता। आखिरकार विपक्ष लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार तार क्यों कर रहा है? क्या विपक्ष के पास चर्चा करने के लिए पर्याप्त विषय नहीं है? क्या विपक्ष केवल हिंदुस्तान को दुनिया भर में बदनाम करने का काम कर रहा है? क्या विपक्ष केवल इस लोकतंत्र को उतना नीचे गिराने का काम कर रहा है? अब जरा पेगासस मुद्दे की गंभीरता को भी समझ लीजिए। जिस मुद्दे को लेकर इतना हंगामा हो रहा है, उसके लिए बनाई गई पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग इसीलिए कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि मीटिंग के लिए जरूरी कोरम पूरा ही नहीं था।
सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की बैठक आज कोरम की कमी के चलते नहीं हो सकी। शशि थरूर की अध्यक्षता वाली इस कमेटी ने सिटीजन सेफ्टी और डेटा प्रोटेक्शन पर चर्चा करने के लिए ये बैठक बुलाई थी। हालांकि समिति के ही सदस्यों ने बैठक की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए थे। बीजेपी सांसदों का कहना था कि जब संसद का सत्र चल रहा है, ऐसे में समिति की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा करने की जरूरत क्या है। कुल मिलाकर संसद की कार्यवाही ठप है और सियासत पूरे जोरों पर है और जनता विपक्ष के प्रोपेगेंडा को टीवी पर लाइव देख रही है। ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। आर्टिकल 370 हटने के बाद 2 साल में कितना बदला कश्मीर, हमारी ग्राउंड रिपोर्ट से आपको मिलेगा आपके हर सवाल का जवाब। कश्मीर में शांति और विकास का नया सूर्य कैसे उदय हुआ, नया कश्मीर 2 साल बेमिसाल। एक विधान एक निशान लागू होने से कश्मीर को क्या मिला, सीधे जम्मू कश्मीर से। अलगाववादियों के टुकड़े टुकड़े गैंग की दुकान कैसे बंद हो गई, देखिए सीधे ग्राउंड जीरो से। सबसे आखिरी गांव है, पहुंचना मुश्किल है, रास्ते बहुत मुश्किल हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित प्रकाश और आप देख रहे हैं जी न्यूज़। कश्मीर वर्जन 2.0, 2 साल बाद कितना बदल चुका है कश्मीर। हम इस खास कवरेज में, इस खास सीरीज में शुरुआत कर रहे हैं शोपियां से। शोपियां साउथ कश्मीर का शोपियां टाउन, श्रीनगर से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर। लेकिन 2 साल पहले हालात क्या थे और आज 2 साल बाद कितना बदल चुका है शोपियां, सब दिखाएंगे आपको। जम्मू कश्मीर के 20 जिले में से एक शोपियां श्रीनगर से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है। 2.5 लाख से अधिक आबादी वाला ये जिला 2 साल पहले तक आतंकवाद और पत्थरबाजी के लिए बदनाम था। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से अब तक यानी 2 साल में शोपियां कितना बदला भी या नहीं, ये जानने के लिए जी मीडिया की टीम शोपियां पहुंची। श्रीनगर से तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर है शोपियां टाउन, साउथ कश्मीर का शोपियां जो सेबों के लिए जाना जाता है। और उस शोपियां टाउन के इस ग्राउंड रिपोर्ट में जिस जगह हम खड़े हैं वो है जहांगीर चौक। 2 साल पहले इस जहांगीर चौक की जो तस्वीर थी, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। कैसे हालात हर एक दिन गैप करके, अगर आप पूरा हफ्ता ले लें, पूरे हफ्ते में आप 3 से 4 दिन ऐसा होता था जब इस चौक पे स्टोन पेल्टिंग होती थी। आर्मी पर, पुलिस की गाड़ियों पर, आर्मी की गाड़ियों पर पत्थर बरसाए जाते थे। और उसके बाद वो पूरा सिस्टम कैसे चलता था, पहले पत्थर बरसाए जाते थे, उसके बाद कर्फ्यू लगता था और कर्फ्यू लगने के बाद इंटरनेट कनेक्शन काट दिया जाता था। यानी आप ये मान के चलिए कि इंटरनेट जो था यहाँ बंद ही रहता था, यहाँ फ़ोन्स बंद रहते थे। 2 साल की पहले की तस्वीर थी इस शोपियां टाउन की, जहाँ 4 बजे के बाद, शाम के 4 बजे के बाद घरों से लोग नहीं निकलते थे। और आज तस्वीर इस चौराहे से, इसी चौराहे से हम ये तस्वीर आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप ये अंदाज़ा लगाएं कि 2 साल पहले और 2 साल बाद आज कश्मीर 2.0 की तस्वीर क्या है। यही जहांगीर चौक, जहाँ 4 बजे तो छोड़ दीजिए, पूरे दिन सन्नाटा पसरा रहता था, पूरे दिन यहाँ वीरानगी रहती थी, यहाँ सड़कों पे आना जाना बंद रहता था। आज यहाँ चहल पहल है और अब यहाँ का यूथ, ख़ास तौर पे जो यूथ है वो इंगेज होना शुरू हुआ। उसने अपने दुकानें खोली, अपने शोरूम्स खोले, क्रिकेट एकेडमीज़ में उन्होंने दाखिला लिया, टूर्नामेंट शुरू हुए, अलग अलग चीज़ें शुरू हुई, फैशन शोज शुरू हुए, म्यूज़िक कॉम्पिटिशन शुरू हुए। और उसके बाद उसी शोपियां टाउन का यूथ जो एक वक्त में पुलिस और आर्मी की गाड़ियों पर, पुलिस और आर्मी के लोगों पर पत्थर बरसाया करता था, आज वो यूथ इस देश की मुख्य धारा से जुड़ने की हर उस कोशिश में लग गया है। ये है कश्मीर 2.0।
अब लोग शोपियां टाउन में बेखौफ होकर आते हैं, घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं और आराम से अपने घर लौट जाते हैं। कई बड़े शॉप भी यहाँ हैं और बड़ी बात यह है कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर यहाँ के युवा इन शॉप को चला रहे हैं। यावर हसन साहब हैं, पूरा स्टोर चलाते हैं। कितनी एज है अभी? सर 25। यावर हसन साहब, तो पहले तो मैं ये स्टोर देख के मुझे लग रहा है कि देश के बाकी शहरों में जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बनारस में जिस तरह के स्टोर्स हैं वैसा ही एक स्टोर ये भी है जी सर। और उसी तरीके से आपने इसको डिज़ाइन किया। मुझे लग रहा है मैं किसी वैसे ही शहर के किसी मल्टी स्टोर में खड़ा हूँ। जी सर, एक्चुअली वही बाहर देख के हमने ऐसा बना लिया है, क्योंकि शुपियान या कुलगाम, पुलवामा में अगर देखें तो इस तरह का कोई स्टोर वहाँ पे नहीं है। तो इसलिए हमने कुछ अलग सोचा कि मैं पढ़ के कुछ और करना चाहता हूँ, तो उसके बाद मैंने ये स्टार्ट कर लिया। तो फिर मुझे पता चला कि KVI भी जो हैं वो कुछ स्कीम दे रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे मैंने वहाँ से कुछ 15 लाख सरकार की कोई स्कीम। जी तो मैंने वहाँ से कुछ 15 लाख का लोन लिया, जिस पे मुझे कुछ उन्होंने सब्सिडी भी दे दी। तो उसके बाद मैंने आपने इसको खोला। जी, उसके बाद मैंने ये स्टार्ट कर लिया। हसन के मल्टी स्टोर ब्रांड में शोपियां के कई युवाओं को रोजगार मिला है। उसके बाद इसको खोलने के बाद लोग जुड़े आपसे? जी, जुड़ने लगे। यूथ जुड़ रहा है अब? जी। तो यूथ अब इंगेज हो रहा है, यहाँ का शोपियां का यूथ इंगेज हो रहा है आपके साथ? जी सर। जो यहाँ के नौजवान लड़के हैं वो आते हैं आपके पास नौकरी लेने के लिए, आपसे पूछने के लिए, चीज़ों को जानने के लिए? जी बिल्कुल सर, बहुत आते हैं। जितनी हमारी कैपेसिटी होती है उतने को हम जॉब दे सकते हैं, देते हैं। तो बहुत आते हैं उनके लिए, लड़कियाँ भी और लड़के भी। हम शोपियां में ज्यादा से ज्यादा युवाओं से बात करना चाहते थे, समझना चाहते थे कि युवा क्या महसूस करते हैं। इसी दौरान हमारी मुलाकात इरफान नाम के युवक से हुई। इन्होंने हमें बताया कि इन्हें पत्रकार बनने का शौक था। आपको देख के पता है मैं क्यों मतलब यहाँ पे रुका, आपको देख के, क्योंकि मेरा फर्स्ट शो था जर्नलिज्म का। अच्छा। मेरा फर्स्ट शो, लेकिन घर वालों ने मुझे प्रेफर नहीं किया बाहर जाने। क्यों? क्योंकि बोला बाहर मतलब कश्मीर को वो करते, ये करते। इरफान से हमारी बात हो रही थी। जहां तक मैं समझ पाया तो ये कहना चाहते थे कि कश्मीर से बाहर यहाँ के लोगों को अलग तरह से देखा जाता है, इसलिए उनके परिवार ने उन्हें पत्रकारिता की पढ़ाई करने के लिए बाहर नहीं भेजा। लेकिन हमने तय किया कि क्यों ना इनकी इच्छा पूरी की जाए। इरफान को हमने जी मीडिया की माइक दे दी और शोपियां के मौजूदा हालात पर रिपोर्ट बताने को कहा। वो ऐसा करने के लिए तैयार हो गए। आदाब, मैं हूं इरफान, मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा हूं शोपियान से। मैं आपको ये इतला करता हूं कि आज हम यहाँ पे शोपियान में आए ग्राउंड में। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहाँ शोपियान को जब हमने यहाँ पे देखा तो हमें बहुत प्राउड फील हुआ, क्योंकि हम जब पहले आए थे शोपियान में तो बहुत ही मतलब डर के आ रहे थे। अब हम यहाँ पे आ रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है कि शोपियान आज वेल है, मतलब हालात ठीक है यहाँ पे। और आज इरफान से जब हमने कहा तो उन्होंने कहा कि उनका सपना था कि वो एक जर्नलिस्ट बने। उनका ये बहुत पुराना सपना था। बचपन से वो जब ये किसी जर्नलिस्ट को देखते थे, ये गन माइक हाथ में लेके, तो उनको लगता था कि वो भी किसी दिन जर्नलिस्ट बनेंगे। लेकिन वक्त और हालात ऐसे रहे, जिस तरीके के दौर से पूरा कश्मीर गुजरा, ख़ास तौर पे साउथ कश्मीर का शोपियां टाउन, शोपियां के आसपास के जो गांव थे वो गुजरे, वो बहुत ही ख़राब हालात थे। उसको यहाँ के लोग याद नहीं करना चाहते। लेकिन इरफान आज कहना चाहते हैं कि शोपियां को जिस तरीके से कहा जाता है, शोपियां कोई नहीं जाता, मात्र 60 किलोमीटर दूर है यहाँ से। लेकिन फिर भी उनको ये लगता है कि वो ये लोगों को कहते हैं कि शोपियां के बारे में जो बातें होती हैं ना, अब शोपियां बदल चुका है। इरफान के साथ वहां हमें समीर नाम के व्यक्ति मिले। उन्होंने बताया कि 370 हटने से पहले जो सरकारें थीं, उन्होंने शोपियां के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ लूटा। अब हालात सुधर रहे हैं। कश्मीर में जो हॉस्पिटैलिटी है वो दुनिया के किसी शहर में नहीं मिलेगी। और एक बात बता देना चाहूँगा, 2010 में रिक्रूट हुए JNK में NYC नेशनल यूथ कॉर्पस, 8000 के नज़दीक लड़के। उन्होंने इतना कंट्रीब्यूशन किया है, पेंडेमिक, इलेक्शन हो, कुछ मतलब जो भी जहाँ पे डिज़ास्टर, उन्होंने पूरा योगदान दिया है। अनफॉर्चुनेटली जो पिछली गवर्नमेंटें रही हैं उन्होंने बड़ा एक्सप्लॉइट किया उनको। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद शोपियां में एक अस्पताल खुला, शादाब हॉस्पिटल। अस्पताल के अंदर जाने और वहां के लोगों से बातचीत करने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि शोपियां में 45 वर्ष से अधिक उम्र के
100% लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। शोपिया टाउन में 2020 में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया गया, शादाब हॉस्पिटल, और उसको चलाते हैं फैजान। और उस वक्त जो हालात रहे, जो स्थितियां रहीं, उसके बाद कोविड, फिर पोस्ट कोविड, लेकिन 2020 में इस अस्पताल के बनने के बाद चीज़ें यहाँ कैसे बदलें? क्योंकि अगर आप पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करें, एक ही मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। फैजान, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि वक्त जो आप लोगों ने देखा और आज जो वक्त है, दोनों में फ़र्क कितना महसूस करते हैं? फ़र्क बहुत है। लाइक इफ़ यू टॉक ऑफ द प्रीवियस टाइम्स, तो बहुत सारी अवेयरनेस नहीं थी। आज की डेट में अगर हम अवेयरनेस ऑन डिफरेंट फ्रंट्स देख लें, लाइक गवर्नमेंट का भी बड़ा रोल हुआ, बड़ी प्रोएक्टिव हुई है इन द रिसेंट टाइम्स। प्लस जो गवर्नमेंट ने, आई कैन टॉक अबाउट एज एन एंटरप्रेन्योर, मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट ने जो रिसेंट टाइम्स में जितनी भी स्कीम्स रोल आउट की हैं एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करने के लिए, वो काबिल तारीफ़ है। शोपियां की बेटियां भी अब घरों से निकलकर अपना हुनर दिखा रही हैं। ये दोनों युवतियां शोपियां की हैं। पिछले कुछ समय से इसी अस्पताल में काम करती हैं। बताती हैं कि घर की चौखट नहीं लांघने का कोई बंधन नहीं है अब, बल्कि घर वाले तो उनके काम पर गर्व महसूस करते हैं। ये नहीं सोचा था कि बाहर जाना है, तो अब हमें अच्छा लगता है कि हमारे ही डिस्ट्रिक्ट में जो हॉस्पिटल है, तो हमें यहीं पे अच्छा लगता है काम करना, क्योंकि हमें अब ज़रूरत नहीं है ज़्यादा दूर जाने की। घर वाले भी खुश है यहीं पे कि नज़दीक है हॉस्पिटल, तो इसलिए हम यहीं पे खुश है। घर वालों को बहुत फख्र महसूस होता है, घर की बेटी अब निकल के काम करती है। हाँ सर, बहुत फख्र होता है, क्योंकि मतलब ये उनको ये नहीं लगता है कि लड़कियाँ काम नहीं करना चाहिए। उनको फख्र होता है कि हम भी बाहर जाए, काम करें, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। पत्थरबाजी के लिए बदनाम शोपियां में आज अगर बेटियां घरों से निकलकर अस्पताल में या स्कूल में या दुकानों में काम कर रही हैं, तो ये कम बड़ी बात नहीं है। सिर्फ 2 साल में शोपियां इतना बदल गया। कश्मीर के शोपियां टाउन का ये मेन सिटी सेंटर कह सकते हैं इसको। 2016, 2017, 2018 का दौर इस शहर ने जो देखा है, जिस जगह से ये रिपोर्ट मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, आपको ये दिखा रहा हूं, ये जो चौराहा है, एक रास्ता इस तरफ जाता है, शोपियां से बाहर निकलता है, एक रास्ता इस तरफ जाता है जो मेरी दाहिनी तरफ ये जो हिस्सा है, और एक रास्ता पीछे की तरफ जाता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। शोपियां के उस दौर की तस्वीर जब 2017 में, 2018 में, 2016 में शोपियां में अनरेस्ट था, लगातार स्टोन पेल्टिंग होती थी सिक्योरिटी फोर्सेस पे, आर्मी के जवानों पे, पुलिस पे। ये वो जगह थी जहां सिक्योरिटी फोर्सेस घेरे में आते थे। ये वो जगह थी जहां सिक्योरिटी फोर्सेस को घेर लिया जाता था और घेर के उन पर स्टोन पेल्टिंग होती थी, क्योंकि तीनों रास्तों से, ये रास्ता और ये रास्ता। आज की तस्वीर उसी चौराहे की तस्वीर है जहां सब कुछ सामान्य है, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस सिर्फ ज़रूरत पे आती हैं। उस वक्त हालात ये थे, 24 घंटे इस चौराहे और इस चौराहे के आसपास सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, बख्तरबंद गाड़ियां, और उन बख्तरबंद गाड़ियों में जवान तैनात रहते थे। आज हालात आप खुद देख सकते हैं, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। यहाँ के लोग बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने और राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद लोगों की सोच भी बदली और सुरक्षा बलों ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर युवाओं का माइंडसेट बदलने में अहम भूमिका निभाई। हमारे कुछ अफसरों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मैं ग्राउंड जीरो पर था। हमारी जो यहाँ स्टोन पेल्टिंग थी और हम जो सिविल सोसाइटी से या सोशल एक्टिविटी थे, तो हमने मतलब एक बात है, हमारे जो बच्चे मतलब भटक गए थे, हमने उनको समझाया। यहाँ तो एक हमारे बहुत अच्छे अफसर आए थे, वो संदीप चौधरी साहब, SSP सिटी है, उसके पास जाते थे, उसकी पब्लिक रिलेशन बहुत थी। हम उसको समझाते थे कि मतलब ये तो हमारा जो यूथ है ये इफेक्ट हुआ है, ये तो मतलब भटक गए हैं, इनको कौमी दायरे में लाया जाए। और उसने जिन लड़कों को मतलब छोड़ दिया हमारी मतलब वसातत से, और शुक्र अल्लाह का कि मतलब यहाँ तो मतलब सब कुछ ठीक रहा और यूथ भी अपना काम कर। यहाँ तो बहुत बिल्कुल ये इसको, ये शोपियान को हमारे को तोरा बोरा कहते थे। यहाँ तो मतलब ये सेंसिटिव एरिया माना जाता था। हम लोग खड़े हैं यहाँ, ये यहाँ तो बिल्कुल स्टोन पेल्टिंग हो रही थी और मतलब धरने हो रहे थे। मतलब वो आज तो हालात बदल गए, शुक्र अल्लाह का। अब यहाँ ग्रेनेड की नहीं, शिक्षा के ग्रेड की बात होती है।
अब शोपियां पत्थरबाजों का नहीं, रोजगार के रास्ते पर बढ़ते युवाओं का शहर बनता जा रहा है। जब IDDS स्कीम लॉन्च हुई थी उसी वक्त मैंने फैसला किया कि ये एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसमें मैं घर पे अपना रोज़गार निकाल सकता हूँ और दूसरों को भी रोज़गार दे सकता हूँ। इस वक्त मेरे पास 5 गायें हैं जिसमें दो एम्प्लॉय मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है और ख़ुद भी अपना मुनाफा ठीक से कमा रहा हूँ। इन फूड वैन्स को यहाँ स्टैब्लिश करने का, यहाँ लेके आने का श्रेय यहाँ के युवाओं को जाता है। ये एक सोच कि बाकी शहरों की तरह शोपियां शहर में भी इस तरह का कोई पॉइंट क्यों नहीं बन सकता जहाँ लोग शाम के वक्त आएँ, जहाँ लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ, जहाँ शाम का वक्त गुजारें। यहाँ पे वे साइड एम्यूनिटीज़ नहीं थी, तो फिर मुझे आइडिया आया कि क्यों ना ऐसा हो कि मील्स ऑन व्हील्स ऐसा कोई कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी फॉरेन में देखा था, तो मैंने सोचा कि एक ऐसा ही कंसेप्ट हम यहाँ पे लाके तो इस एरिया को कैटर करें। जो EDI के थ्रू गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसी के थ्रू किया और मुझे लगता है कि जॉब प्रोवाइडर उसके बाद मैं बना, जॉब सीकर उसको हमने मतलब जॉब सीकर में था नहीं, मैं प्रोवाइडर बना उसके बाद। लेकिन इसका मतलब सारा कुछ जो इसका क्रेडिट जाता है वो जाता है इसी स्कीम को जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड थी। शोपियां के युवाओं के बीच ये फूड वैन लोकप्रिय है। हालांकि कोरोना काल में लॉकडाउन का असर मुश्ताक के फूड वैन प्रोजेक्ट पर भी पड़ा, लेकिन अब हालात फिर से बेहतर होने लगे। 2016 या इससे पहले भी जो भी अनरेस्ट हुए यहाँ पे, तो मतलब पॉलिटिकल में इसमें जाना नहीं चाहता, तो मतलब जो रीजंस रहे उन रीजंस की वजह से हमारा बिजनेस ऑलरेडी मतलब बंद पड़ा था। लेकिन अब स्लोली जैसे हालात ठीक हुए, अभी कोविड ने भी मतलब बहुत सारी चीज़ें मतलब नुकसान हुए, बिजनेसेस को लॉसेस हुए, लेकिन अब कुछ टाइम से जब से रिस्ट्रिक्शंस कम हुई तो तब से हमने अच्छे से फिर से काम स्टार्ट किया। और हम अभी मेरा एक और भी कंसेप्ट आ रहा है, मतलब मेरा दूसरा भी फूड वैन आ रहा है, तो मैं भी मतलब थोड़ा सा ग्रो कर रहा हूँ। लेकिन जब तक हालात ठीक नहीं होंगे तो हम मतलब बिजनेस तो रन नहीं कर पाएगा, बिजनेस तो हर कोई सफर ही करेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अभी कुछ दिनों पहले ही एक चुनावी रैली में एक बयान दिया था और उसमें उन्होंने ये कहा था कि आज अगर रेफरेंडम करा दिया जाए तो ये पता चल जाएगा कि कश्मीर के लोग पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। और ये बयान उन्होंने खुले तौर पे दिया था। इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद उनकी आंख भी खुल गई होगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके हर सवाल का जवाब उन्हें आज मिल गया होगा और इत्मीनान भी हो गया होगा कि लोग चाहते क्या हैं। नमस्कार। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.